आप सभी का आज की पत्रकार वार्ता में स्वागत एवं अभिनंदन। आज हमारे लिए सौभाग्य का पल है उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आपके समक्ष है और आज इस प्रेस वार्ता के मुख्य वक्ता रहेंगे। उनके साथ आज प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी, पूर्व मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष सुनील धर जी, यहाँ से प्रत्याशी संजय सूद जी, उत्तराखंड से विनय गोयल जी, हमारे गणेश दत्त जी, यहाँ के हमारे वरिष्ठ नेता एवं दीप कमल संदेश के संपादक, और मैं करनंदा आपके इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूँ। मैं सीधा निवेदन करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को श्री पुष्कर सिंह धामी जी संबोधित करेंगे। धन्यवाद जी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरे साथ आदमी भारद्वाज जी, प्रदेश प्रवक्ता धर्माणी जी, करण मंता जी, सुनील धर जी, श्री विनय गोयल जी और संजय सूद जी एवं सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित भी हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित हमारे पत्रकार भाई एवं छायाकार बंधु, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया समेत सभी आए हुए सभी बंधुओं का मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ। देवभूमि हिमाचल के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी भाइयों को, सभी बहनों को मेरा नमस्कार। और आप सभी जानते हैं कि इस समय देश के अंदर लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है और इस लोकतंत्र के महायज्ञ का 6 चरण पूरे हो चुके हैं। अंतिम 7वां चरण 1 जून को होना है और उसके आज प्रचार अभियान का आज अंतिम दिन है। आज प्रचार किया जाएगा। पूरे देश के अंदर अनेक स्थानों पर इस चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मेरा जाना हुआ है। अनेक राज्यों पर अनेक रोड शो के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से पूरे देश में जाने के बाद मैं एक बात कह सकता हूँ कि पूरे देश में जिस प्रकार का वातावरण है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक संपूर्ण देश के अंदर संपूर्ण देश के अंदर एक ही वातावरण है कि लोग पिछले 10 साल का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का कालखंड है, उस 10 साल के कालखंड को किस प्रकार से लोगों ने देखा है, उसका एक एक पल और एक एक क्षण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए समर्पित किया है और देश 10 सालों में तेजी से आगे बढ़ा है। और हमारी पार्टी लोकसभा के चुनाव को बहुत ही सकारात्मक मुद्दों पर लड़ना चाहती थी और इसलिए बीते 10 वर्षों का जो रिपोर्ट कार्ड था वो जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। किंतु जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में तुष्टीकरण और एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने का उस मैनिफेस्टो में पूरा उन्होंने उल्लेख किया था। एक सशक्त राजनीतिक दल होने के नाते हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि जो देश के अंदर तुष्टीकरण चलता रहा और उसी तुष्टीकरण को फिर से
कांग्रेस पार्टी अब देश पर थोपना चाहती है, ऐसे घिनौने जो मंसूबे हैं, एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के जो मंसूबे हैं, उन मंसूबों को जनता के समक्ष लाया जाए, उससे परिचित कराया जाए। बीते 10 वर्षों में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, देश के अंदर एक्सप्रेस वे बने हैं, रेलवे, वंदे भारत जैसी हमारी ट्रेनें, स्वदेशी ट्रेनें देश को समर्पित हुई है। इसके साथ साथ नए विश्वविद्यालय बने हैं, नए IIT बने हैं, नए IIM बने हैं, नए एम्स बने हैं, और पिछले 70 सालों में जितने हवाई अड्डों का निर्माण नहीं हुआ, उससे ज्यादा हवाई अड्डे पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में बने हैं। सोलर एनर्जी पर भी फोकस किया गया है, और इसके साथ साथ देश में जो अनेक प्रकार की चुनौतियां देश के अंदर आई हैं, उन चुनौतियों पर भी उनको स्वीकार करते हुए पूरे देश की भावनाओं के अनुरूप, जरूरत के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो कोरोना जैसी महामारी का सामना करना हो, या मुफ्त का टीकाकरण इतने बड़े देश के अंदर बिना किसी रुकावट के उसको संपन्न कराना हो, या गरीब कल्याण अन्न योजना जिसमें 5 किलो अन्न मुफ्त में देने की योजना हो, जन कल्याण और गरीब कल्याण, सदैव ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की प्राथमिकताओं में रहे हैं। इतिहास इस दशक को महिला सशक्तिकरण के दशक के रूप में भी याद करेगा। ये इतिहास में अंकित हो गया कि देश की आजादी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को प्रतीक्षा थी, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं को 33% का आरक्षण, नारी शक्ति बंधन विधेयक देश में आज पास हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरों की चाबी सौंपना हो, या इज्जत घर बनाने हो, या जल जीवन मिशन में हर घर को पानी पहुंचाना हो, उज्ज्वला गैस की फ्री सिलेंडर हो, ऐसी अनेक योजनाएं, लखपति दीदी योजना हो, ड्रोन दीदी योजना हो, महिला स्वयं सहायता समूह को देश के अंदर सशक्तिकरण करना हो, और प्रति व्यक्ति आयु बीते 10 वर्षों में लगभग डबल हो गई है। कोरोना महामारी का दर्द झेलने के बावजूद महंगाई की दर नियंत्रण में रही है। अर्थव्यवस्था की विकास दर दुनिया में सबसे तेज भारत में हुई है। वैश्विक मंचों पर भारत की जो स्थिति है वो मजबूत हुई है। आप सब चूंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप सब भली भांति जानते हैं, एक दौर वह भी था 2014 से पहले का, जब भारत विश्व के मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह पाता था, अपने हितों को भी नहीं मनवा पाता था, और हमारी ऐसी पहचान बन गई थी कि हम दब्बू भारत हैं, पिछलग्गू भारत हैं, और घपले घोटालों के देश के रूप में हमारी पहचान हो गई थी। ऐसे स्थिति से भारत को किसी भी वैश्विक मसले पर दुनिया अब सबसे पहले भारत का नजरिया जानना चाहती है। दुनिया की कोई भी घटना दुनिया के अंदर घटित होती है तो पूरी दुनिया आज भारत के रुख का इंतजार करती है। ये नया भारत बनाने का काम किया है, और अर्थव्यवस्था के मामले में भी कोरोना महामारी में जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई, लड़खड़ा गई, बड़े से बड़े देश आज बुरी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था से परेशान हो गए, उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। ऐसे समय में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, और एक एक पल और एक एक क्षण आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को समर्पित किया है, और 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर काम किया है। और ये जहां एक तरफ पूरे समर्पित भाव से प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए काम कर रही है, वहीं ये भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि आज जो विपक्ष है वो सतही विपक्ष मिला है, नकारा है। इसलिए इनके लिए सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक सकारात्मक विपक्ष को देश की तरक्की में उनका क्या विजन होगा ये देश के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। आजकल आप देख रहे होंगे
राहुल गांधी और उनके सहयोगी जो गठबंधन के लोग हैं वो बार बार खटाखट की रट लगाते रहते हैं। दरअसल ये सब लोग एक ऐसी व्यवस्था के तहत राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं कि इनको जो है अपने घर से, अपने परिवार से ये चीजें सब विरासत में मिली है। इनके लिए क्योंकि ये चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए और ये इनको आसानी से सब कुछ प्राप्त होता चला गया, खटाखट मिलता चला गया, इसलिए इन्हें नहीं पता कि संघर्ष क्या होता है, विजन क्या होता है, दृष्टि क्या होती है और उस पर अमल कैसे किया जाता है। मोदी जी के लिए हमेशा सेवा, कर्तव्य और गरीब कल्याण की यही बातें हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही है। इसके ठीक अगर हम इनकी बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या देश के अंदर अनेक शहजादे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ये सिर्फ सत्ता इनको राज करने के लिए चाहिए। सत्ता पाने के लिए ये लोग एक खास वोट बैंक को साधते साधते इतने नीचे गिर जाते हैं तो इनका बस चले तो देश के जो संसाधन है इसके साथ साथ देश की संपत्ति भी छीन कर ये अपने जो खास इनका वोट बैंक है उनके चरणों में डाल देंगे। चाहे बात दलितों की हो, पिछड़ों की हो या आरक्षण में मुसलमानों को शामिल करने की हो या फिर संसाधनों में, इनको हमेशा ये पहला हक देने की बात करते हैं और ये काम इन्होंने आज कर्नाटका में कर दिया। वहां की बहुत सारी जातियों को, अन्य पिछड़ा वर्ग में जो मुस्लिम जातियां हैं उनको शामिल करके उनको अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण देना शुरू कर दिया, जबकि देश का संविधान हमेशा ये कहता है, उसमें संविधान में प्रावधान किया गया है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा। जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उसको भी इन्होंने संविधान को एक तरह से पिछले दरवाजे से उसके साथ भी खिलवाड़ करने का काम किया है। संविधान की मूल भावना पर इन्होंने चोट किया है। और जब अभी कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया है तो कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को भी ममता बनर्जी चैलेंज करती हैं और समय समय पर इनके गठबंधन के जो लोग हैं वो बार बार एक वर्ग विशेष को आरक्षण देने की बात करते हैं। ये काम इन्होंने कर्नाटका में किया, ये काम इन्होंने संयुक्त आंध्र में किया। अब ये पूरे देश के अंदर इस प्रकार का एक तुष्टीकरण और एक षड्यंत्र देश के अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, जनजाति, इन सब लोगों के साथ भी करना चाहते हैं। मुझे सच बताऊं तो चूंकि आप चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, मैं जब राहुल बाबा के बारे में सोचता हूं तो एक तरह से उनके ऊपर मुझे लगता है कि जबरदस्ती रोक दिया जाता है, दया जैसी आती है कि हर बार उनको एग्जाम में बैठा दिया जाता है और एग्जाम का जो पेपर में क्या आने वाला है उनको ठीक प्रकार से उनका होमवर्क भी नहीं होता है, ठीक प्रकार से जानकारी भी नहीं होती है और उनका रिजल्ट हमेशा वही आता है। इस बार भी रिजल्ट वही आएगा जो पिछले 10 वर्षों से रिजल्ट लगातार आता रहा है। तो ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज देश के सामने आए हैं। कई बार लोग कहते हैं कि साहब जो है अब ये चुनाव किसी उस पर चला गया है, विशेष मुद्दों पर चला गया है या ध्रुवीकरण पर चला गया है। तो इसमें यही बात है कि जब देश के अंदर सुशासन हुआ है, 10 सालों में देश के अंदर ऐसे ऐसे फैसले लिए गए हैं जो फैसले वास्तव में देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक लोग उसकी प्रतीक्षा करते थे। चाहे देश में धारा 370 का समापन हो, सीएए का कानून देश के अंदर लागू किया गया हो या सर्जिकल स्ट्राइक की गई हो या भगवान राम का भव्य मंदिर बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, ऐसे अनेकों काम देश के अंदर ऐतिहासिक निर्णय के रूप में लिए गए। वहीं गरीब कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में अनेक काम हुए, अनेक योजनाएं गरीबों को जीवन को आगे लाने के लिए की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर से क्षेत्र में काम हुआ। हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है। दुनिया आज भारत को एक विश्वास की नजर से देख रही है, एक आस्था भारत पर लोगों की बढ़ी है। कोरोना महामारी में जिस प्रकार से कोरोना की वैक्सीन संपूर्ण दुनिया को देने का काम भारत की सरकार ने किया है, वो वास्तव में जो हमारी संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, उसको मजबूत करने का काम किया है।
तो आज मैं देख रहा हूँ देश के अंदर जो हम लोगों ने शुरू से संकल्प लिया था 400 पार का, वो 400 पार का हमारा संकल्प बिल्कुल 400 पार जा रहा है। मैं हिमाचल में कल से हूँ। हिमाचल में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 4 की 4 सीटें हर बार यहाँ के हिमाचल वासियों ने, देवभूमि के लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमेशा यहाँ से दी है। 6 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि यह भी पूरे देश के अंदर जाने के बाद मैं कह सकता हूँ जहाँ जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें हैं वहाँ विकास तेज गति से आगे बढ़ा है। देवभूमि हिमाचल हो, देवभूमि उत्तराखंड हो, ऐसे राज्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय में बसते हैं। हिमाचल के लिए उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं आई हैं, और जो हिमाचल की सरकार है जिसको बहुत आशा और अपेक्षाओं के साथ यहाँ के लोगों ने सत्ता सौंपी थी, उन्होंने जो वायदे महिलाओं के लिए किए थे, नौजवानों के लिए किए थे, यहाँ की आम जनता और सामान्य जनता के लिए किए थे, उन वायदों पर वो खरे नहीं उतरे। कोई भी काम उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। और ये केवल हिमाचल में ही नहीं हो रहा है, जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है वहाँ बहुत जल्द लोगों में उनके प्रति एक आक्रोश तेजी से बनता है। मैं तेलंगाना गया था, वहाँ भी कुछ समय पहले ही सरकार बनी है, लेकिन वहाँ भी इसी प्रकार के वायदे करके ये लोग सरकार में आए थे, लेकिन आज वहाँ भी वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं, यहाँ भी पूरे नहीं हो रहे हैं। इसलिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हिमाचल के लोग अपना मत देंगे, अपना समर्थन देंगे और प्रचंड बहुमत से 4 लोकसभा सीटों को जिताएंगे। 6 जो उपचुनाव हो रहे हैं उन उपचुनावों में भी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी। इतना ही मुझे कहना था, कुछ और आप कहोगे? सर, उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही पहाड़ी राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार जब से बनी है कहती है कि उनके ऊपर कर्ज बहुत है, इसलिए वो विकास की गति को उस तरह से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल का जो कर्ज की स्थितियां लगभग समान है, तो उत्तराखंड में क्या विकास सर उसकी वजह से रुक रहा है या कोई दिक्कतें हैं वहाँ? नहीं, उत्तराखंड में तेजी से विकास आगे बढ़ रहा है और पिछले 2 सालों में हमने जो इस तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया है, जीएसटी कलेक्शन भी हमारा बढ़ा है। हमने अन्य संसाधन भी जो हमारा टूरिज्म का, हॉर्टिकल्चर का या इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आज काफ़ी तेजी से हम लोगों की ग्रोथ हो रही है। और पिछले वर्ष हमने देहरादून में एक इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का भी आयोजन किया था और लगभग 8000 एकड़ जमीन हमने जो है लैंड बैंक के रूप में बनाई है, जिसमें पूरे देश दुनिया के आज उद्योग समूह के 50 से भी अधिक देशों के लोगों ने भाग लेकर उत्तराखंड में अपना निवेश और अपना उद्योग लगाने की ओर हमको प्रस्ताव दिए हैं, जिसमें से 82,000 करोड़ की जो ग्राउंडिंग है वो ग्राउंडिंग शुरू हो गई है और उस पर धरातल पर काम हो रहा है। इससे राज्य की आर्थिकी भी बढ़ेगी, राज्य का जो हमारा ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ेगा, जीएसडीपी भी जो हमने आने वाले वर्षों में डबल करने का जो एक संकल्प लिया है, उस संकल्प भी हमारा स्वामी जी, एक हिमाचल प्रदेश में एक इशू आजकल जो है कांग्रेस ने काफी बनाया है कि ये उत्तराखंड का भी नाम आ रहा था कि आपदा में अनदेखी हुई हिमाचल की, उत्तराखंड ने पैकेज दिया, हिमाचल को नहीं दिया, और ये इसमें आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो हिमाचल हो या उत्तराखंड हो या देश के अन्य जो भी हमारे ऐसे हिमालयी राज्य हैं, उन राज्यों के बारे में मोदी जी के बनने के बाद हर दृष्टि से उनका ज्यादा ध्यान दिया गया है। और ये केवल राजनीति के लिए इस प्रकार की बातें जो हो रही है हिमाचल का जनमानस जानता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्यशैली है वो कभी भी पक्षपात और भेदभाव की नहीं है, क्योंकि वो हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस तर्ज पर काम करते आए हैं। और इसका उदाहरण उनकी सभी योजनाएं भी हैं। देश का एक समेकित रूप से विकास हो उनका रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ की जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार उन संसाधनों को ठीक प्रकार से धरातल पर नहीं उतार पाई होगी या उन्होंने ठीक समय पर जो है अपने प्रस्ताव नहीं दिए होंगे, इस कारण से जो है देर हुई होगी, तो ये इनकी कमी है। लेकिन केंद्र के स्तर से कहीं कोई मुझे लगता है कि इस प्रकार का कोई वो नहीं है। ये अनावश्यक रूप से एक दुष्प्रचार है जो हिमाचल की जनता भली भांति समझती है कि मोदी जी का कितना प्रेम हिमाचल से है। कांग्रेस खतरे में, ऐसा कह रही है कांग्रेस, और फिर से सत्ता में भाजपा आती है तो संविधान में बड़ा बदलाव होगा। आप दूसरा इससे जुड़ा सवाल है, इंटरव्यू नरेंद्र मोदी जी का काफी वायरल हो रहा है, इसमें कहा गया है कि 82 में गांधी फिल्म आई थी, उससे पहले पहचान नहीं थी महात्मा गांधी की। राहुल गांधी ने इस पे पलटवार किया है कि साक्षात शिक्षित
से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। आपकी क्या राय इस मामले में? आपका क्या शुभ नाम है? मेरा रमेश सिंह था। हैं? रमेश सिंह था। रमेश जी, एक तो रमेश जी उन्होंने कहा कि संविधान बदल देंगे। आप तो लोकतंत्र के हमारे चौथे स्तंभ हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार है, 2014 में भी 2019 में भी। और अगर एनडीए के सारे सदस्यों को मिला दिया जाए, जिसमें जगन मोहन रेड्डी जी की भी पार्टी है, अन्य पार्टियां भी हैं जो आज मोदी जी को और भाजपा को एनडीए को समर्थन कर रही हैं, तो ये 400 के आसपास की सीटें हैं। ये लोग यही बात बार बार कहते हैं कि जो भ्रामक प्रचार है, किसी भी व्यक्ति की कार्यशैली देश के अंदर कैसी रही है। वो मुख्यमंत्री रहे हैं तो पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए संविधान दिवस मनाने का काम वहां गुजरात से शुरू किया था। संविधान का सम्मान करने वाले हैं, संविधान बदलने जैसी कोई बात नहीं है। ये केवल और केवल भ्रामक प्रचार है, ये दुष्प्रचार है। जब सारे हथकंडे इनके फेल हो गए तो ये दो चीजें कहने लगे, एक तो कि संविधान खत्म हो जाएगा, ये संविधान समाप्त कर देंगे, और दूसरा आरक्षण समाप्त कर देंगे। जबकि संविधान खत्म करना, संविधान से छेड़छाड़ करना इन लोगों ने प्रारंभ किया है, जो एक अन्य पिछड़ा वर्ग में एक वर्ग विशेष के लोगों को शामिल करके उनको आरक्षण देना 2 राज्यों में शुरू कर दिया। ये पूरे देश के अंदर यही करना चाहते हैं। तो संविधान की जो मूल भावना है कि वे धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, ये पिछड़ेपन के कारण होगा, जनजाति के लोगों को मिलेगा, अनुसूचित वर्ग के लोगों को मिलेगा, तो इन्होंने देना प्रारंभ किया है और ये पूरे देश के अंदर इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। जब मोदी जी इन सब बातों को जनता के सामने ले जा रहे हैं तो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये भ्रामक बातें कर रहे हैं। धामी जी, भाजपा को एक वैचारिक पार्टी माना जाता है। अब जैसे कि विधानसभा चुनाव और मंडी की सीट पर ऐसे लोगों को उतारा गया जिनका दूर दूर तक आपकी पार्टी की विचारधारा से कोई संबंध ही नहीं, तो इसका नुकसान पार्टी को होगा, क्या आप मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि पार्टी में देश काल परिस्थिति के अनुरूप अनेक निर्णय लिए जाते हैं और आज जो भी लोग देश के अंदर वोट कर रहे हैं, मैं देश के अंदर अनेक स्थानों पर जाने के बाद कह सकता हूं, सारे लोग प्रत्याशियों को भी वोट कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहे हैं। सर यूसीसी आपने लागू किया है उत्तराखंड में। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के शासनकाल में कई ऐसे एक्ट संशोधित किए गए हैं, प्रावधान किया गया संविधान की तरफ से जो बनाए गए थे, सीएए का जिक्र कर रहे हैं, एंटी टेररिस्ट कानून का जिक्र कर रहे हैं कि उनको रद्द किया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आती है। देखिए, कांग्रेस की सरकार आती है तो वो क्या करेंगे? वो कहते हैं कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू कर देंगे देश के अंदर, और हम कहते हैं समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। यानी देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। देश का संकल्प रहा है, देश की आजादी के बाद हमारी पार्टी का तो जनसंघ के जमाने से संकल्प रहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय से, कि देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और देवभूमि उत्तराखंड में इसकी हमने जो है इसकी शुरुआत हो गई है। वहां पर समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो गया है और ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकली है, अब पूरे देश के अंदर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में इसका संकल्प ले लिया गया है कि देश में समान नागरिक संहिता आएगी। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 74 वर्ष की उम्र में अपने लिए तीसरी बार मौका मांग रहे हैं और वहीं अग्निवीर जैसी योजना लागू करके 22 वर्ष के युवा को घर भेज रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी, हम सब लोग 24 घंटे में से, आप नौजवान ही युवा हैं, मुझे लगता है 15 घंटे 16 घंटे अधिकतम काम करते होंगे। आदरणीय मोदी जी 18 से कम घंटे कभी काम नहीं करते हैं और देश को जिस स्थिति में आज लाया है उन्होंने, इतना परिश्रम एक पल और एक क्षण देश के लिए लगाकर लाए हैं। उनका सारा का सारा जो मिशन है वो देश के लिए है, देशवासियों के लिए है। अपने देशवासियों को परिवार मान के उन्होंने काम किया है। एक पल भी वो रुके नहीं है, एक क्षण भी रुके नहीं है। कांग्रेस ने 60 सालों तक देश के अंदर सरकार चलाई है
देश को परिवारवाद दिया है, भ्रष्टाचार दिया है। भ्रष्टाचार की जन्मी कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। देश को तुष्टीकरण देने का काम इन्होंने किया है। देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति इन्होंने की है। देश की सेना का मनोबल तोड़ने का काम इन्होंने किया है। 1 रैंक और 1 पेंशन, मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं इसलिए कह सकता हूं कि 1 रैंक और 1 पेंशन 40 सालों तक जिसकी प्रतीक्षा हमारे सैनिक करते रहे, उस 1 रैंक और 1 पेंशन को देने का काम भी अगर किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सियाचिन ग्लेशियर में जो हमारे सैनिक -डिग्री तापमान पर अपनी सेवाएं देते हैं, देश की रक्षा में तैनात रहते हैं, उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे, उनको अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे, उन सभी को लगातार हतोत्साहित करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। 2014 से पहले यूपीए की जो 10 वर्ष की काल उनकी सरकार रही है, उस सरकार को लोगों ने भली भांति देखा है किस प्रकार से उन्होंने काम किया है। कोई विजन नहीं था और भारत की क्या स्थिति बन गई थी। दुश्मन की गोली आती थी तो दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए भी आदेश लेना पड़ता था, लेकिन आदेश कभी लौट कर नहीं आता था। आज भारत की सेना गोली का जवाब, अगर एक गोली आती है तो 100 गोलों से देने का काम करती है। नया भारत बनाने का काम किया है। चाहे गलवान की घाटी में हमारे सैनिकों पर हमला हुआ हो, या तवांग की घाटी में हमला हुआ हो, या पुलवामा में अटैक हुआ है, हर किसी भी मामले में भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मोदी जी का नेतृत्व है। आज देश की सेना भी सशक्त है। आज भारत आंतरिक रूप से भी मजबूत है और सीमाओं की दृष्टि से भी मजबूत है। कोई भी जो है आज हमारी ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है। पाकिस्तान जो हमको रोज आंखें दिखाया करता था, एक कोने में जाकर दुबक बैठ गया है। और हमारे देश के ही कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान ने चुनिया नहीं पहन रखी। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या हो गई है। इसलिए ये गंभीर नहीं है कि लोग जो है आज इतने आगे निकल गए हैं कि देश मोदी जी की बुराई करते करते देश की बुराई भी करने शुरू कर दिया है इन्होंने। ये स्वयं ही नहीं जान पाए। सर, लोकतंत्र में भ्रामक प्रचार रोकना बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाहर एक प्रचार है कि जो उत्तराखंड के प्रवासी हैं, जो भूमिहार है, उनकी जमीन सरकार 2026 तक लेकर भूमिहीनों को देगी। क्या उत्तराखंड सरकार इस बारे में कोई विचार कर रही है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो ऐसा प्रचार कहाँ से शुरू हुआ और क्यों हुआ? देखिए, जो भ्रामक प्रचार आजकल कई प्रकार के चलते हैं। कोई वेबसाइट पर हमारे यहाँ से कोई आदेश निकला है? आकाशवाणी में 2 साल पहले एक एंकर ने एक जिक्र किया, उसके बाद ही चर्चा छिड़ गई। कोई आपके पास कोई आदेश हो तो मुझे बता दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये भ्रामक प्रचार है क्या? ये भ्रामक प्रचार है। मैं राज्य का मुख्य सेवक हूँ, ऐसा कोई आदेश नहीं। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।